हाई पावर्ड मनी और मॉनेटरी बेस। अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन आपसे वो पूछते हैं तो सिर्फ 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो भी पूछेंगे वो या तो लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम या फिर कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई या फिर हु सप्लाइज मनी। इसके अलावा 1 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपसे पूछ सकते हैं। डिफाइन फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, ग्रोस डिमांड डिपॉजिट, नेट डिमांड डिपॉजिट, प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट, सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट, बैंक मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी या फिर हाई पावर्ड मनी और मॉनेटरी बेस। जो हाई पावर्ड मनी है इसमें हम इंक्लूड करते हैं करेंसी, held by people of a country। हाई पावर्ड मनी का जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री। सी, जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई था उसका जो पहला कंपोनेंट सी प्लस डी डी प्लस ओडी था, उसमें से पहला जो कंपोनेंट करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री, इट इंक्लूड्स ऑल कॉइन्स एंड पेपर करेंसी प्लस world cash of commercial bank। world cash of commercial bank means जो कमर्शियल बैंक है वैसे तो उनका मेन फंक्शन है एक्सेप्ट डिपॉजिट, और जो हमारा डिमांड डिपॉजिट, हमारा जो पैसा हम बैंकों में जमा कराते हैं सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, उस पैसे का यूज करता है कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करने में। हमने अपना पैसा बैंकों में जमा किया तो अब उस पैसे पे हमें बैंक लोन देता है, वो कहां से देगा? हम जो पैसे अपने बैंकों में जमा कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट अपने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में, तो कमर्शियल बैंक उस पैसे का यूज करते हैं आगे लोन प्रोवाइड करने में। अब कमर्शियल बैंक जो लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, चाहे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, तो उनसे बैंक बदले में इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जो इंटरेस्ट है वो जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी इनकम का सोर्स है। अब उस इंटरेस्ट में से फिर वो हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है हमारे डिमांड डिपॉजिट पे। तो जो भी पैसा हम बैंकों के पास जमा कराते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपीज अगर बैंकों के पास जमा कराया है, वो भी अगर हमने 1000 रुपीज बैंकों के पास जमा कराया है, तो जो कमर्शियल बैंक है वो इस सारे पैसे को लोन की फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करते। वैसे तो वो इसका कई गुना मनी क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे, यानी कि अगर हम अज्यूम करें कि हमने 1000 रुपीज जमा कराए हैं, तो इस 1000 के 1000 को वो लोन की फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करता। इसमें से कुछ पैसा तो वो रिजर्व बैंक के पास जमा करा देता है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, और कुछ पैसा वो अपने पास रख लेता है, क्योंकि जब हम लोगों ने ये पैसा जो बैंकों में जमा कराया है ये हमारा डिमांड डिपॉजिट है, यानी कि इसको हम जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो पैसा जमा किया है, जब हमें पैसे की जरूरत होगी तो हम अपना पैसा बैंक से निकलवाने जाएंगे, उस पैसे का यूज करेंगे।
तो उस केस में जब हम अपने पैसे बैंक से निकलवाने जाएंगे तो बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए कि जब कस्टमर अपना पैसा विड्रॉ कराने आएगा या उसने अगर कोई चेक उसने इशू किया है तो उसकी पेमेंट के लिए भी बैंक को पैसा चाहिए। तो हम जो भी डिमांड डिपॉजिट बैंकों के पास कराते हैं उसमें से कुछ पैसा अपने पास वो रखता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्ट कैश फॉर इट्स रूटीन फंक्शनिंग। उसके रेगुलर के जो वर्क है, जो खर्चे हैं, उनको पूरा करने के लिए वो इसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेता है और बाकी का पैसा लोन के फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। तो ये है वोल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक। प्लस में इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो है कैश रिजर्व। कैश रिजर्व kept by commercial bank with RBI। कैश रिजर्व क्या है? हमने जो पैसा बैंकों के पास जमा किया है 1000 रुपए, हमारा जो टोटल डिमांड डिपॉजिट है, अब कमर्शियल बैंक इस 1000 रुपए से क्या है, लोन प्रोवाइड करता है लोगों को और इस 1000 रुपए का कई गुना मनी वो क्रिएट करता है। किस 1000 रुपए से वो 5000 रुपए भी लोन प्रोवाइड करा देता है या 4000 या 7000 या 10,000, वो डिपेंड करता है कैश रिजर्व पे, कैश रिजर्व रेशो पे। अब जो कमर्शियल बैंक है इस 1000 के 1000 रुपए को लोन की फॉर्म में नहीं प्रोवाइड करा सकता, इसमें से कुछ पैसे तो वो अपने पास रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्ट कैश, ताकि जब कस्टमर अपने पैसे को निकालवाने के लिए आए तो बैंकों के पास पैसा होना चाहिए कि कस्टमर के पैसे को वो पे कर सके। और इसी डिमांड डिपॉजिट में से कुछ पैसे कमर्शियल बैंक जमा करवा देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। CRR कैश रिजर्व रेशो, ये एक रेशो है, एक ऐसी परसेंटेज है जो फिक्स करता है RBI। करंट में जो ये अभी 31 मार्च तक की 3% थी ये रेट, पहले पिछले साल 4% थी। तो ये जो CRR है कैश रिजर्व रेशो, इसको फिक्स करता है RBI और ये वो रेशो है कि ये जो टोटल डिमांड डिपॉजिट है इसका 3% हर एक कमर्शियल बैंक के लिए जरूरी है रिजर्व बैंक के पास जमा करवाना। तो ये क्या है, कैश रिजर्व केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद RBI। ये टोटल डिमांड डिपॉजिट का वो हिस्सा है जो कमर्शियल बैंक RBI के पास जमा करवाते हैं। कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ताकि जो RBI है उसका कंट्रोल बना रहे कमर्शियल बैंक पे। और दूसरा, क्योंकि देखो मैंने अभी ये कहा कि अगर हमने 1000 रुपीज जमा करवाए हैं कमर्शियल बैंक के पास और वो इस 1000 रुपए में से कुछ तो अपने पास वोल्ट कैश के फॉर्म में रख लेता है और इस 1000 में से कुछ वो रिजर्व बैंक के पास जमा करा देता है, जो भी परसेंटेज फिक्स करता है RBI। अब बाकी जो पैसा बचता है उसको वो लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करा देता है और इस पैसे का कई गुना वो लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो ये CRR की रेट क्यों फिक्स करता है RBI? एक तो कमर्शियल बैंक पे उसका कंट्रोल बना रहे, क्योंकि हर एक कमर्शियल बैंक के लिए जरूरी है इतनी परसेंटेज टोटल डिमांड डिपॉजिट की RBI के पास जमा करना। अब दूसरा मैंने ये कहा कि जो कमर्शियल बैंक है वो 1000 रुपए का कई गुना मनी क्रिएट कर सकता है। इस 1000 रुपए में से वो अपने पास रख लेता है, रिजर्व बैंक के पास भी जमा कर देगा। अब बाकी के जो पैसे बच गए उसका कई गुना मनी वो क्रिएट कर देता है। तो उस केस में मान लो कि 1000 रुपए से कमर्शियल बैंक ने 5000 रुपए लोन दे दिए।
अब अगर एकदम से, वैसे तो बैंकिंग सिस्टम को पता है कि एक बार में लोग कितने पैसे विड्रॉ करते हैं, उनको आइडिया होता है कि 1000 में से एक बार में लोग 100 रुपए निकालते हैं या एक बार में 50 रुपीज निकालते हैं, क्योंकि एक पर्सन जब निकालता है वो उसकी पेमेंट करेगा, दूसरा पर्सन बैंक में जमा करा देगा। बात वही है कि एक ने विड्रॉ किए, दूसरा जमा करा देगा, तीसरे ने विड्रॉ किए, वो जिसको पेमेंट करेगा वो बैंक में डिपॉजिट करा देगा वापस। तो इसीलिए बैंकों को आइडिया होता है कि एक पर्सन एक बार में इतने ही या टोटल जो कस्टमर है वो मिला के इतने ही पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि बैंकों को तो आइडिया है कि एक बार में जो कस्टमर है वो 1000 में से 100 ही रुपए निकालते हैं, तो इसीलिए वो इतने पैसे अपने पास रखता है कि इतनी पेमेंट वो इजीली कर सके। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है कि जितना बैंकों ने सोचा है उससे ज्यादा लोग अपने पैसे विड्रॉ कराने आ जाते हैं। हो सकता है कि बैंक ने 100 रुपए रखे, लेकिन जो कस्टमर है वो मिला के अपना 300 रुपए विड्रॉ कराने आ जाए, चाहे वो हमारे अपने पैसे विड्रॉ कराएं, चाहे जो उन्होंने लोन के फॉर्म में जो बैंक से लिया है, जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें से पैसे विड्रॉ कराएं। अब कमर्शियल बैंक ने तो सिर्फ 100 रुपीज रखे हैं, अब जो 200 रुपए उसको एक्स्ट्रा चाहिए वो कहाँ से लाएगा? तो पहले तो जो कमर्शियल बैंक है वो ट्राई करता है कि उसको एक दूसरे लोन बैंक्स है उनसे लोन मिल जाए, लेकिन अगर वो कहीं से भी उसको पैसा नहीं मिलता तो फिर वो आरबीआई के पास जाता है, और आरबीआई इस कैश रिजर्व का यूज कर सकता है उनको लोन प्रोवाइड करने में, फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो इन सिंपल वर्ड्स, जो हाई पावर्ड मनी है ये हम डिटेल में करेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या वोल्ट कैश है और क्या कैश रिजर्व रेशियो है। लेकिन हाई पावर्ड मनी के हमारे 3 कंपोनेंट हैं, करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री प्लस वोल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, कि हमने जो पैसा बैंकों में जमा किया है उसका कुछ परसेंटेज वो अपने पास रख लेता है अपनी रूटीन फंक्शनिंग के लिए, कि जब कस्टमर अपने पैसे को विड्रॉ करने आए तो उसका पैसा, कस्टमर का पैसा बैंक वापस कर सके। प्लस में कैश रिजर्व केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, कि जो पैसा हमने जमा किया है बैंकों के पास उसका कुछ परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास जमा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो हाई पावर जो मनी है इसके 3 कंपोनेंट हैं, इन तीनों का जब हम एडिशन करते हैं तो उसको हम कहेंगे हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो हमारा मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई के लिए हमने हमारे जो सिलेबस में था M1 कि मनी सप्लाई को हम डिनोट करते हैं M1 से, लेकिन मनी सप्लाई को मेजर करने के M1, M2, M3, M4, हम मनी की सप्लाई को मेजर कर सकते हैं बाय M1, M2, M3 एंड M4। हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है, लेकिन कई बार जो सैंपल पेपर्स है उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मनी सप्लाई को मेजर करने के यहाँ पे जो मेजरमेंट के तरीके हैं वो है M1, M2, M3 एंड M4। M1 क्या है? M1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, C प्लस DD प्लस में OD। C मीन्स करेंसी हेल्ड बाय पीपल, DD डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट नॉट टाइम डिपॉजिट, कि पब्लिक का जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास जमा है जिसको वो जब चाहे विड्रॉ कर सके, यानी कि पब्लिक का सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसा जमा है DD डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम बैंक मनी भी बोलते हैं, चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। प्लस में OD अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, कि आरबीआई के पास जो डिमांड डिपॉजिट है किस किस का? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्लस में फॉरेन की गवर्नमेंट और फॉरेन का सेंट्रल बैंक। तो ये मनी सप्लाई को मेजर करने की
जो टर्म है M1 जो हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। इसके अलावा मनी सप्लाई को हम मेजर कर सकते हैं M2, और M2 में हम इंक्लूड करते हैं M1, यानी कि M1 तो है, M1 मतलब C प्लस DD प्लस में OD, ये तो है इसमें। प्लस में इसमें हम ऐड कर देते हैं डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जो हमारा पैसा जमा है उसको अगर हम M1 में ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा M2। मनी सप्लाई को मेजर करने के यहाँ पे 4 हम मेथड्स यूज करते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M1 C प्लस DD प्लस OD, और M2 इसमें M1 तो हमारा है ही, यानी कि C प्लस DD प्लस OD, प्लस में इसमें हम ऐड कर देते हैं हमारा जो पैसा जमा है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मनी को मेजर करने की वो है M3। M3 में हम ऐड करते हैं M1 को ही, M1 प्लस इसमें हम M3 में डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, इसको हम इंक्लूड नहीं करते। M3 में हम इंक्लूड करते हैं एक तो M1 यानी कि C प्लस DD प्लस OD, प्लस में पब्लिक का जो पैसा जमा है बैंकिंग सिस्टम के पास इन द टर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट। अब देखिए इसमें तो सिर्फ हमारा डिमांड डिपॉजिट है M1 में, M3 में हम इंक्लूड कर रहे हैं टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। तो ये हमारी M3 कंसेप्ट है टू मेजर मनी सप्लाई। M1 में क्या है C प्लस DD प्लस OD। M2 में M1 तो हमारा है ही, प्लस में हमने इसमें ऐड कर दिया है हमारा जो पैसा जमा है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पे। M3 में हमारा M1 तो है ही, इसमें हमारा जो पैसा जमा है बैंकों में फिक्स डिपॉजिट जो हमारा है बैंकिंग सिस्टम के पास, उसको भी हम कंसीडर करते हैं इसमें M3 में। तो M3 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, की पब्लिक का जो पैसा टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट है बैंकों के पास, उसको हम इंक्लूड करते हैं M3 में। अब नेक्स्ट हमारी जो कंसेप्ट है टू मेजर मनी सप्लाई वो है M4। M4 हमारी इक्वल है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। M4 में हम इंक्लूड करते हैं M3 यानी कि M1 प्लस में जो भी बैंकों के पास हमारा टाइम डिपॉजिट है फिक्स डिपॉजिट है वो M3 प्लस में टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट्स है टू मेजर मनी सप्लाई। आपके सिलेबस में सिर्फ एक है M1, आपको ये ध्यान में रखनी है कि मनी सप्लाई को हम मेजर कर सकते हैं C प्लस DD प्लस OD। ये जो सारी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं ये इसलिए बताई हैं कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक तो ये कि विच इज मोस्ट लिक्विड जो टर्म है अमंग M1, M2, M3 एंड M4। मोस्ट लिक्विड मीन्स आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, लिक्विड मीन्स कि इनमें से कौन सी टर्म ऐसी है जिसको जल्दी से जल्दी हम कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट लिक्विड फॉर्म इज M1, क्योंकि इसमें
टाइम डिपॉजिट नहीं है। तो जो M1 है ये सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म है, क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट है ही नहीं। इसमें कस्टमर जब चाहे बैंकों से अपना पैसा निकलवा सकता है। तो जो ये चार कॉन्सेप्ट हमने यूज किए हैं M1, M2, M3 एंड M4, इसमें से जो M1 है ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म है, फिर M2 है, फिर M3 और फिर M4। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाता है कि वैसे तो अगर आपसे सिंपली पूछा जाए डिफाइन मॉनेटरी बेस या डिफाइन हाई पावर्ड मनी, तो अभी हमने उसके कंपोनेंट किए थे कि हाई पावर्ड मनी हम किसको बोलते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पीपल प्लस वोल्ट कैश केप्ट बाय कमर्शियल बैंक प्लस कैश रिजर्व्स केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि among these four M1, M2, M3 and M4 which is the monetary base of a country, तो उस केस में हम कहेंगे M3 कि M3 is the monetary base। वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है ये क्वेश्चंस, लेकिन सैंपल पेपर में कई बार ये पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। वैसे आपको इस पे मेन फोकस करना है M1 पे, लेकिन इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट लिक्विड टर्म कौन सी है M1, M2, M3 और M4 में से, तो वो है M1। फर्स्ट नंबर पे ये लिक्विड है, फिर ये, फिर ये और फिर ये। एक इसमें से आपसे पूछ सकते हैं कि विच इज नैरो कॉन्सेप्ट एंड विच इज वाइड कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमारी जो M1 और M2 है ये हमारी नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हमारा टाइम डिपॉजिट इंक्लूड नहीं है। और जो हमारी M3 और M4 है ये हमारी वाइड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हमारा टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड है। तो एक क्वेश्चन हो गया कि इसमें से लिक्विड कौन सा है। M1 सबसे लिक्विड है, फिर M2, फिर M3, फिर M4। मॉनेटरी बेस कौन सा है M1, M2, M3 और M4 में से, तो वो हमारा है M3। और नैरो कॉन्सेप्ट कौन सी है M1 और M2। और जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है which is broad concept among M1, M2, M3 and M4, तो M3 and M4 are broad concepts of money supply।